रोना आता था, पर हम रो नहीं सकते किसी के सामने ऑफिस में, तो मैं बाथरूम में जाके रोता था, आंखें लाल हो जाती थी, फिर धो के आके ऑफिस में बैठ के काम करता था। ऑटिज्म एक नया शब्द वो हमारे लाइफ में जुड़ गया। हमने खुद को पूछा, हमने खुद गूगल सर्च किया कि ये ऑटिज्म क्या होता है। कुछ थेरापिस्ट चिल्लाते भी थे कि तुमसे ये बच्चे मैनेज नहीं हो पाएंगे। कुछ लोग भी हमको बोलते थे कि कैसे बच्चे तुमको दिए हैं, तुम इनको मैनेज नहीं कर पाओगे। 8 साल हो गए हैं। याद है जब हमारे प्रीमेच्योर ट्विंस बेटी नीति और बेटा ईशान पैदा हुए थे। दोनों 21 दिन एनआईसीयू में थे। डॉक्टर्स आके हमको बोलते थे, हमेशा आके बोलते थे कि अगला 24 घंटा बहुत क्रूशियल है। अगले 24 घंटा अगर ये दोनों सर्वाइव कर लिए तभी हम आगे कुछ बोल पाएंगे। उसके बाद बच्चों का रहता था रेगुलर चेकअप, जो एक रोज का काम जैसा बन गया था। हम लोग डॉक्टर्स के पास लेके जाते थे चेकअप के लिए। उनको दोनों को रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी भी था। तो धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। बट जब बड़े हो रहे थे तो हम देख रहे थे कि बेटी का जो माइलस्टोन है वो अचीव कर रही थी, बट बेटा का माइलस्टोन में थोड़ा डिले हमको लग रहा था। उड़ीसा में जब भी डॉक्टर्स को दिखाते थे, डॉक्टर्स बोलते थे कि थोड़े रेड फ्लैग्स है, कंसर्न्स है ईशान में। बट जब मुंबई में आके डॉक्टर को दिखाते थे, हम लोग मुंबई में रहते थे, तो मुंबई में डॉक्टर्स को दिखाते थे तो डॉक्टर्स बोलते थे नहीं सब कुछ ठीक है। पर मुझे लगता था कुछ तो अलग है, क्योंकि बेटा ईशान उसको नाम से बुलाते थे, वो सुनता नहीं था। वो कम्युनिकेट कुछ भी नहीं करता था। वो मामा बाबा बोलता था, बट उसको जो जरूरत था खाने का चीज था, वो खाने के लिए आके खाली खींचता था और हाथ दिखाता था कि खाना है उसको। तो हमको लगता था कुछ तो अलग है इसमें। फिर वो बड़ा होने लगा, 18 महीने तक 18 महीने का बन गया, फिर भी वो ना खड़ा होता था ना वॉक करता था। तो हमको कंसर्न्स और भी ज्यादा लगने लगे। फिर हम नवी मुंबई में एक डेवलपमेंट पेडियाट्रिशियन के पास गए। तो वहां पे मैम ईशान को 45 मिनट्स ऑब्जर्व किए। वो देखने लगे वो कि वो क्या कर रहा है, हमसे कैसे बात कर रहा है। तो उन्होंने बहुत सारा चीज ऑब्जर्व किया और उसके बाद हमको उन्होंने जो बताया, तब हमको पता चला कि ऑटिज्म क्या होता है। ऑटिज्म एक नया शब्द वो हमारे लाइफ में जुड़ गया। हमने खुद को पूछा, हमने खुद गूगल सर्च किया कि ये ऑटिज्म क्या होता है। फिर उसके बाद चालू हुआ थेरापीज का सीरीज, सेशन पे सेशन, अलग अलग थेरापीज, अलग अलग मेथड्स। हम एक थेरापिस्ट के बाद दूसरे थेरापिस्ट के बाद पास भागते थे। और हम लोग मुंबई में रहते थे, ना हमारे फैमिली जो उड़ीसा में रहते थे, ना मेरे फैमिली के तरफ से, ना मेरे वाइफ के फैमिली के तरफ से कुछ सपोर्ट था। कोई आके हमारे साथ रह के बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, कोई आते नहीं थे। और 2 छोटे-छोटे बच्चों को लेके वाइफ एक थेरापिस्ट से दूसरे थेरापिस्ट के पास भागती थी। सुबह से लेके शाम तक थेरापिस्ट थेरापिस्ट, सेशन सेशन, धूप, बारिश दोनों बच्चों को लेके वो भागती रहती थी। लगता था कि जैसे कि हमारा लाइफ एक नेटफ्लिक्स का थेरेपी सीरीज जैसा चल रहा है। उसके बाद बच्चे धीरे-धीरे बड़े होने लगे, थेरापी चल रहे थे। 3 साल के थेरापीज़ हो चुके थे। जब ईशान के स्कूल से फ़ोन आया कि ईशान को शैडो टीचर की ज़रूरत है, तब हमने सोचा कि ये शैडो टीचर क्या होता है? फिर शैडो टीचर को हमको पूछना पड़ता था कि स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं। ईशान को पूछते थे तो ईशान कुछ बताता नहीं था। तो ये सब देख के लगता था कि क्या होगा? ईशान आगे क्या करेगा? फिर धीरे-धीरे ईशान बड़ा होने लगा। फिर हम उसको दूसरे स्कूल में जब एडमिशन के लिए लेके जाते थे, तो स्कूल में बोलते थे कि नहीं, ईशान को हम एडमिशन नहीं दे सकते। शायद ये कुछ कर नहीं पाएगा क्लास में। बेटी को हम एडमिशन दे देंगे, बट ईशान को हम एडमिशन नहीं देंगे। तब हमको बहुत होपलेस लगता था कि हम आगे क्या करेंगे, ईशान का क्या होगा। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे पड़ोस में एक बच्चे का बर्थडे पार्टी था। ईशान वो बर्थडे पार्टी में लाउड म्यूजिक की वजह से कान में हाथ देके रोने लगा। तो वो पड़ोसन आके बोली मेरे वाइफ से कि आप ईशान को लेके घर चले जाओ, ईशान की वजह से बर्थडे पार्टी खराब हो रहा है। तो उस दिन वाइफ आके घर में काफी रोई थी। वाइफ आके मुझे बताई। तो मेरे को उस टाइम पे ये फील हुआ, क्या ईशान कभी कोई बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करेगा? क्या कोई फेस्टिवल, कोई ओकेजन अटेंड नहीं करेगा? मैं ऑफिस जाता था, मेरा जॉब था टूरिंग जॉब। मैं टूर पे जाता था, ऑफिस में जाता था। जब सोचता था तो मुझे रोना आता था।
पर हम रो नहीं सकते हैं किसी के सामने ऑफिस में, तो मैं बाथरूम में जाके रोता था, आंखें लाल हो जाती थी, फिर धो के आके ऑफिस में बैठ के काम करता था। तो ये देख के लगता था कि ईशान क्या अलग, इतना अलग है कि बाकी बच्चों के जैसा नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता है। फिर हम उस पे अर्ली इंटरवेंशन का काम चालू किया था, 2 साल से उसका सेशन चालू हुए थे। 3 साल के बाद जब वो स्कूल में एडमिशन के लिए जाता था, स्कूल से ऐसे रिजेक्शंस आते थे। धीरे-धीरे हमने सोचा कि नहीं, हम ईशान को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो भी लगेगा हम कुछ सब कुछ करेंगे। उसके ऊपर अर्ली इंटरवेंशन का काम करेंगे हम लोग। वो बड़ा होने लगा, थोड़ा इंडिपेंडेंट होने लगा। थेरेपिस्ट के पास तो हम लेके जाते थे, बट कुछ थेरेपिस्ट थे जो हमको बाहर बिठा देते थे। वो अंदर क्या सेशन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं चलता था। वो हम उनको कुछ पूछते थे तो वो अवॉइड करते थे। कुछ थेरेपिस्ट चिल्लाते थे भी थे कि तुमसे ये बच्चे मैनेज नहीं हो पाएँगे। कुछ लोग भी हमको बोलते थे कि कैसे बच्चे तुमको दिए हैं, तुम इनको मैनेज नहीं कर पाओगे। फिर लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव टर्न आया, जब हमको पता चला एक थेरेपिस्ट है, मैडम है, पुणे की रिनाउंड मैडम है, रीना मैम, डॉक्टर रीना सिंह, हम उनके पास गए। तो फिर उनके साथ जब हमने सेशन किया, उन्होंने असेस किया, उन्होंने हमको गाइड किया। उस टाइम पे हमने डिसाइड किया कि हम ईशान के साथ एक्टिविटी नहीं करेंगे। तब हमने डिसाइड किया कि हम ईशान की एक्टिविटीज पे फोकस नहीं करेंगे, थेरापीज पे फोकस नहीं करेंगे, सेशन पे फोकस नहीं करेंगे। हम उसके लाइफ के गोल्स के ऊपर फोकस करेंगे। हम उसके ऊपर एक्टिविटीज नहीं करेंगे, हम उसके साथ एक्टिविटीज करेंगे। हम उसके एज ए फ्रेंड, एज ए पेरेंट उसके साथ हम हंसते खेलते, जो वो एंजॉय करे, वो हम ऐसा सेशन करेंगे। तो उस इनसाइट्स ने, वो मैडम के गाइडेंस ने हमारे लाइफ में बहुत बड़ी बदलाव लाया, जिसके बाद से हमारा अप्रोच ही चेंज हो गया। मैं ईशान को सुबह डेली गार्डन लेके जाता था, पार्क लेके जाता था, ट्रेकिंग पे लेके जाता था, कभी बीच लेके जाता था वीकेंड पे, कभी वाटरफॉल पे लेके जाता था। वहाँ पे लेके ईशान को, ये उसको पूरा एन्जॉय करने देते थे हम लोग। उसको नए-नए जगह दिखाते थे, घुमाने लेके जाते थे। हमेशा कभी ट्रेन में, कभी फ्लाइट में लेके जाते थे। उसको कभी ये महसूस होने नहीं देना चाहते थे कि उसके लाइफ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। उसको बंधा हुआ महसूस करने नहीं देना चाहते थे। उसको पूरा फुल एन्जॉय करने देना चाहते थे, और उसको मैं हमेशा बोलता था कि तुम मेरा कोच हो, तुम मुझे बताओ कि कैसे करना है, मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे बताओ कैसे हैंगिंग करना है, कैसे जंपिंग करना है, कैसे स्लाइड करना है, तुम ये जो बार पकड़ के कर रहे हो ऐसा सही है क्या, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? मैं उसको पूछता था। तो उसको लगता था कि हाँ, वो एन्जॉय करके मुझे भी सिखाने के चक्कर में वो भी सीखता था। जंपिंग, स्लाइडिंग, रनिंग, सब कुछ उसके साथ में ऐसे ही करके सीख रहा था, उसको सिखा रहा था। स्विमिंग के लिए उसको लेके गया, ना वो इंटरेस्टेड था, ना उसके स्विमिंग कोच इंटरेस्टेड थे। वो बोलते थे कि नहीं, ये तो कुछ भी सुन नहीं रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हम इसको सिखा नहीं पाएँगे। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद स्विमिंग सीखूँगा, और उसके बाद ईशान को मैं स्विमिंग सिखाऊँगा। उसको स्विमिंग सिखाया हमने। ईशान की मम्मी जो है, मदर उसकी, शी वाज़ अ टीचर, स्कूल टीचर। जब बच्चे हुए, बच्चों के बाद उसने अपना जॉब छोड़ दिया था। बट जब बच्चे बड़े हो रहे थे, तब वो सोच रही थी कि इस बच्चे बड़े होने के बाद वो अपना कैरियर फिर से शुरू करेगी। बट ईशान का ये कंडीशन देख के, उसको जो ज़रूरत है, उसको डेडिकेशन का ज़रूरत है, उसको डिसिप्लिन ट्रेनिंग का ज़रूरत है, सेशन का ज़रूरत है, ये सब देख के उसके मदर ने अपना सपना, अपना कैरियर छोड़ के डिसाइड किया कि वो टीचर बनेगी तो ईशान के लिए, वो स्पेशल एजुकेटर बनेगी ईशान के लिए, वो ट्रेनर बनेगी ईशान के लिए, और वो सारे सेशंस, सारे थेरेपीज़, सारे ट्रेनिंग घर पे काफ़ी शिद्दत से की। उसने जो डेडिकेशन और डिसिप्लिन दिखाई, ईशान अगर आज यहाँ तक पहुँचा है, उसके पीछे उसकी मदर की डेडिकेशन को मैं सैल्यूट करता हूँ, और मेरे लिए इंस्पायरिंग कोई है तो ईशान की मम्मी है। ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमको बाद में एक स्कूल मिला, जो बहुत सपोर्टिव है, बड़ा स्कूल है बट बहुत सपोर्टिव है, केयरिंग है, जो हमारे बच्चों को समझता है, जो ऑटिज्म के बच्चों को समझता है। उनके टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। धीरे-धीरे ईशान इंडिपेंडेंट होने लगा, कम्युनिकेट करने लगा हमसे। वो अभी आके पूछता है कि बाबा ऑफिस से कब आओगे? कहाँ घूमने जाएँगे? फरवरी में कब जाएँगे? मार्च में कहाँ जाएँगे? वो आके पूछता है। वो पहले हम उसको गुस्सा करते थे, तो वो खड़ा होके रोता था। अभी आके पूछता है कि बाबा मैंने क्या किया? क्यों गुस्सा कर रहे हो? ईशान की सिस्टर, हमारी बेटी नीति, ईशान के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है, हम ऐसा मानते हैं। क्योंकि 90% कम्युनिकेशन जो हमको लगता है,
वो ईशान की सिस्टर के वजह से आया है। ईशान दिन भर आके कंप्लेन करता रहता है, नीति ऐसा की, नीति वैसा की, नीति मुझे पेन नहीं दे रही है, नीति चॉकलेट खा रही है, चॉकलेट खाना गलत है, ये सब आके बताता है। तो जितना भी कम्युनिकेशन हमको लगता है कि उसके सिस्टर के बारे में भले ही वो कंप्लेन करे, बट वो कम्युनिकेट कर रहा है हमसे, वो हमसे आके बात करता है। तो नया नया चीज जब बोलता है, वो बाकी पेरेंट्स के लिए वो आम चीज हो सकता है, बट हमारे लिए बहुत स्पेशल है। क्या ईशान ऐसा बोला? मैं उसके मम्मी को पूछता हूँ, आज ईशान ने क्या बोला, आज उसने क्या किया? तो उससे जो डेली का माइलस्टोन भी हमारे लिए बड़ा सेलिब्रेशन होता है कि ईशान धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा था, डेवलप हो रहा था, खुद इंडिपेंडेंट बन रहा था। अभी ईशान इंडिपेंडेंट हो रहा है, सब कुछ अपना कर रहा है, स्कूल जाना, स्कूल में बैठना, क्लास अटेंड करके आना, खुद का टिफिन बॉक्स खोल के खाना, सब कुछ कर रहा है। बट कभी कभी वो उसके आप ऑटिज्म में डिफरेंट चैलेंजेस रहते हैं, नए नए चैलेंजेस आ जाते हैं। तो कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी लगता है कि क्या हो रहा है, क्या करें। फिर भी हम डटे रहते हैं। हमको लगता है भगवान के आशीर्वाद से जो भी हम लोग कर रहे हैं ईशान के डेवलपमेंट के ऊपर, उसका जो भी डेवलपमेंट हो रहा है थेरापिस्ट के गाइडेंस से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, खुद इंडिपेंडेंट हो रहा है। और हमको भरोसा है कि उसी उम्मीद के साथ जब हम करते रहेंगे, उसके साथ सेशंस एक्टिविटीज करते रहेंगे, वो और भी इंडिपेंडेंट होता जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब फैमिली हमको सपोर्ट नहीं किया, जब हमको मुंबई में कोई सपोर्ट नहीं किया, जब हम जिंदा है सपोर्ट नहीं किए, तो हम सोचते थे कि ईशान का क्या होगा, उसे कौन संभालेगा जब हम नहीं रहेंगे, जब हम है कोई हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारे बाद उसको कौन सपोर्ट करेगा। उस डर के वजह से, उस अननोन डर के वजह से हमको लगता था कि क्या होगा आगे, हमको अंधेरा लगता था। बट फिर भी हमने खुद पे भरोसा किया, थेरापिस्ट के गाइडेंस पे भरोसा किया, ऊपर वाले भगवान पे भरोसा किया, और हम उस पे काम किए। धीरे धीरे उसको सिखाते चले गए, एक एक स्टेप्स लेके चले गए, उसके एक एक पार्ट पे हम काम करते गए, कभी स्पीच पे, कभी कोऑर्डिनेशन पे, कभी उसका एजुकेशन पे, कभी उसका कंप्रहेंशन पे, हर चीज पे हम धीरे धीरे काम करते चले गए, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज भी पेरेंट्स बच्चे का अगर कहीं पे डेवलपमेंट डिले है, एक्सेप्ट करने के लिए डिनाई करते हैं, उनको लगता है सब कुछ नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। ये बहुत क्रूशियल है कि अगर आपको कहीं पे भी डेवलपमेंट माइलस्टोन में डिले दिखे, रेड फ्लैग दिखे, बच्चा बात नहीं कर रहा है, नाम पुकारने से सुन नहीं रहा है, अगर ऐसा लग रहा है, आपको लगता है कि मेरा बच्चा कहीं दूसरे बच्चों से अलग है, मैं आज ए स्पेशल फादर बोल रहा हूँ, आपको जब भी लगता है कि मेरा बच्चा अलग है, तो आप इमीडिएट डेवलपमेंट पेडियाट्रिशियन को कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर को पूछिए, थेरापिस्ट को पूछिए, उनका गाइडेंस लीजिए, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन बहुत मायना रखता है। सोसाइटी अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बहुत सारे स्कूल से अभी भी हमारे बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, दे डोंट रिकॉग्नाइज, दे डोंट सपोर्ट। सोसाइटी में हमको इन सारे बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे बाकी हम हैंडीकैप्ड बच्चों को बोलते हैं दिव्यांग, वैसे हमको मानना चाहिए कोई भी ऑटिज्म किड है वो भगवान का आशीर्वाद है, वो हमारा पेशेंस का टेस्ट है, वो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी का टेस्ट है। तो वो मानते हुए हम हर ऑटिज्म बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, वो भी नॉर्मल है, उनके अंदर जो टैलेंट है। मैं देखता हूँ बहुत सारे ऑटिज्म के बच्चे, मैंने सुना है इवन एलन मस्क ऑटिस्टिक थे, बहुत सारे माइकल फेल्प्स ऑटिस्टिक थे, बहुत सारे साइंटिस्ट ऑटिस्टिक थे, लीडर्स ऑटिस्टिक थे, बट उनका टैलेंट उनका बाद में डेवलप हुआ है। आप उनको टाइम दीजिए, डेवलप होने का मौका दीजिए, उनको बाकी बच्चों के जैसा मौका दीजिए, उनको अलग से मत देखिए, दे कैन डू वंडर्स। एंड आई really thank Josh Talks for giving me this opportunity, giving opportunity to parents like us, father like us, me, who are able to share their experience, their journey. वो जर्नी जो एक्सपीरियंसफुल है, जो आगे क्या होगा पता नहीं है, आगे रास्ता अंधेरा है, टनल के आगे लाइट है, वो उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जो मौका हमको देते हैं एक्सपीरियंस शेयर करने का, ताकि सबको, सारे पेरेंट्स को इसके बारे में पता चले, सोसाइटी में इसका अवेयरनेस हो, और हमारे बच्चों को भी बाकी बच्चों जैसा मौका मिले और वो भी आगे बढ़े। थैंक यू वंस अगेन जोश टॉक फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय एक्सपीरियंस हियर। Thank you once again. Thank you very much. Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism,
please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.